डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में समाजशास्त्र के बीए पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज हम आपके मध्य जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं उस टॉपिक का नाम है संस्था अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। चलिए आज हम संस्था के जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वो हैं संस्था का अर्थ, संस्था की परिभाषाएं, संस्था के कार्य और महत्व तथा संस्था के प्रकार। ठीक है, इन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। संस्था की जो अवधारणा है, सामान्य तौर से संस्था व समिति का एक ही अर्थ लगाया जाता है, परंतु इन दोनों में कुछ आधारभूत अंतर हैं जो हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। मानव की असीमित आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति करने के लिए वह यथासंभव प्रयास करता है। इन आवश्यकताओं में कुछ आवश्यकताएं सामान्य होती हैं। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति परस्पर मिलजुल कर सामान्य आवश्यकताओं व उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक संगठन बना लेते हैं। व्यक्तियों के इसी संगठन को समिति कहते हैं हम। इस प्रकार निर्मित की गई समितियों की सफलता के लिए परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है। समिति का कार्य विधिवत रूप से चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? विधिवत रूप से चलाने के लिए अर्थात समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो साधन, जो तौर तरीके, जो विधियां, जो प्रणालियां आदि उपयोग में लाई जाती हैं उनको हम संस्था कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में देखिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रतिमानित व्यवहार प्रणाली या कार्यविधि होती है उसको हम संस्था कहते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपना परिवार बसाना चाहता है तो उसे कुछ नियमों और रीति रिवाजों का पालन करके विवाह करना पड़ेगा। परिवार एक समिति है जबकि विवाह एक संस्था है। इस तरह से मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी संस्था की अवधारणा। अब चलते हैं और संस्था का अर्थ देखते हैं। संस्थाएं वे उपकरण या कार्य प्रणालियां हैं जिनके द्वारा व्यक्ति, समितियां या संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में मैं आपको संस्था का अर्थ बताती हूँ। संस्थाएं वे उपकरण या कार्य प्रणालियां हैं। संस्थाएं क्या हैं? उपकरण या कार्य प्रणाली जिनके द्वारा व्यक्ति, समितियां, संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। तो दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। कार्य प्रणालियाँ या नियमों की व्यवस्था होने के साथ संस्थाएं अमूर्त होती हैं, जैसे विवाह, उत्तराधिकार, परीक्षा प्रणाली, स्नातकत्व, सामूहिक सौदेबाजी, प्रजातंत्र इत्यादि इत्यादि। ये सब संस्थाओं के उदाहरण हैं। अब हम एक नज़र डालते हैं संस्थाओं की परिभाषाओं पर और सबसे पहले हम परिभाषा लेंगे ऑगबर्न और निमकाफ की। ऑगबर्न और निमकाफ कहते हैं कि सामाजिक संस्थाएं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित एवं स्थापित प्रणालियों को कहते हैं। एक और परिभाषा आपके समक्ष रखते हैं बोगार्ड्स का कहना है कि सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसको सुस्थापित कार्यविधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। ठीक है, तो मैंने दो परिभाषाएं बता दी, ऑगबर्न और निमकाफ की और दूसरी बोगार्ड्स की। एक और परिभाषा देखिए ग्रीन के अनुसार एक संस्था अनेक जनरीतियों और रूढ़ियों, प्राय अधिकतर पर आवश्यक रूप से नहीं, का ऐसा संगठन होता है जो अनेक सामाजिक कार्य करता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट परिभाषा आपको बताती हूँ, वह है गिलिन की परिभाषा है। एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमानों जिनमें क्रियाएं, विचार, मनोवृत्तियाँ तथा
सांस्कृतिक उपकरण शामिल हैं। ठीक है। का क्रियात्मक स्वरूप है जिसमें कुछ स्थायित्व होता है और जिसका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है। अब एक और परिभाषा मैं आपको बताऊंगी, वो हमारे राइटर हैं मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया संस्था की अवधारणा, उसके बाद मैंने आपको बताया संस्था का अर्थ, और फिर मैंने आपको बताया संस्था की परिभाषाएं। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें और अच्छी तरह से तब समझ आएंगी जब आप संस्था की विशेषताएं जान लेंगे। तो अब चलिए एक दृष्टिपात करते हैं संस्था की विशेषताओं पर। पहली देखिए, सुपरिभाषित उद्देश्य। प्रत्येक सामाजिक संस्था का एक निश्चित उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति के लिए संस्था का निर्माण किया जाता है। सामाजिक संस्थाओं के उद्देश्य पूर्णतः सुपरिभाषित होते हैं, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, स्थायित्व, यानी सामाजिक संस्था का विकास दीर्घ समय में होता है। जब कोई कार्यविधि दीर्घ समय तक समाज के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करती रहती है, तभी उसे संस्था का रूप दिया जाता है, तभी उसे संस्था के स्वरूप में स्वीकार किया जाता है। अतः साधारणतः स्थायित्व के कारण संस्था में परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी परिभाषा देखिए, सामूहिक अभिमति। सामाजिक संस्था के लिए सामूहिक अभिमति का होना आवश्यक है। सामूहिक अभिमति के कारण इसमें स्थायित्व आता है तथा सदस्यों के लिए अधिक प्रभावशाली होती है। चौथी बात देखिए, नियमों की संरचना। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। बिना उचित ढांचे या संरचना के कोई भी सामाजिक संस्था विकसित नहीं हो सकती। यानी कोई सामाजिक संस्था विकसित हुई है तो उसका उचित ढांचा है या कोई संरचना अवश्य है। ढांचे से अभिप्राय उन नियमों, चाहे वो नियम लिखित हों या अलिखित हों, अथवा कार्यप्रणालियों से है जिनके द्वारा संस्था का काम चलता है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। एक और विशेषता देखिए, सामूहिक प्रयत्न। सामाजिक संस्था व्यक्ति विशेष के लक्ष्यों को पूरा न करके सामूहिक लक्ष्यों को पूरा करती है। इस कारण संस्था का विकास या अवनति व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होती, वो सामूहिक है, इसलिए समूह पर ही निर्भर है। प्रतीक देखिए, प्रत्येक सामाजिक संस्था के कुछ प्रतीक होते हैं। प्रतीकों की प्रकृति भौतिक भी हो सकती है और अभौतिक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रत्येक बैंक या विश्वविद्यालय का अपना एक लोगो होता है जिसे हम प्रतीक कहते हैं। स्त्रियों के लिए विवाह संस्था का प्रतीक मंगलसूत्र है, सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ियाँ हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से ये प्रतीक हैं। और एक और संस्था की विशेषता देखिए, अमूर्त व्यवस्था। सामाजिक संस्था व्यक्तियों का समूह न होकर कार्यविधियों की व्यवस्था है। कार्यविधि अथवा नियमों की व्यवस्था होने के कारण ही संस्था को अमूर्त व्यवस्था कहा जाता है। एक और चीज़ देखिए, सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई। सामाजिक संस्था में अनेक रीतियाँ, प्रथाएं, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ सम्मिलित होती हैं। ये सभी संस्कृति के भाग हैं, ये सभी संस्कृति के अंग हैं। इनसे मिलकर बनने के कारण संस्था स्वयं संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई बन जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बताई संस्था की विशेषताएं। अब चलिए थोड़ा सा नज़र डालते हैं थोड़ी सी संस्थाओं के प्रकार पर, क्योंकि जब प्रकार आप समझ जाएंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब देखिए, संस्थाएं अनेक प्रकार की हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार कुछ विशिष्ट संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कई प्रकार की समितियों से मिलती हैं, जैसे सदस्यता का प्रयत्न, अधिकारियों का निर्वाचन और प्रबंध का स्वरूप। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है। जैसे संस्था, इस प्रकार प्रत्येक समिति का एक संस्थात्मक पक्ष होता है। अगर कोई समिति है तो उसका संस्थात्मक पक्ष अवश्य होगा। समिति जैसे हमने लिया परिवार, तो उसकी विशेष संस्थाएं क्या है? विवाह, घर, उत्तराधिकारी, ये सब परिवार में ही होता है। विशेष हित क्या है? यौन संबंध, घर, वंशावली। अब दूसरा लेते हैं हम, तो एक समिति के रूप में कॉलेज को लिया, तो उसकी विशेष संस्थाएं क्या हुई? भाषण, परीक्षा प्रणाली, स्नातकत्व,
उसी तरह से विशेष हित क्या है, शिक्षण, व्यावसायिक तैयारी इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से ये कुछ संस्थाओं के प्रकार हैं। अब हम आपको बताते हैं, जब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो 100% समाज में इसके फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, है ना। तो उसमें क्या क्या है फंक्शंस में, संस्थाओं के जो सामाजिक कार्य और महत्व हैं। तो इसमें ये देखिए, संस्थाएं मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखती हैं, नो डाउट। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदस्यों का व्यवहार समाज की आशा के अनुरूप होना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं जो कि सामूहिक अभिमति की अभिव्यक्ति होती हैं, इसमें पूर्ण योगदान देती हैं। सामाजिक संस्था का उल्लंघन करना सरल काम नहीं है, ना कोई करता है। दूसरा बात देखिए, संस्कृति की वाहक हैं ये। सामाजिक संस्थाएं संस्कृति की व्यवस्था की अंग होती हैं। ये सांस्कृतिक विरासत पर आधारित होती हैं। सामाजिक संस्था के नियम और पद्धतियां संस्कृति के गुणों को दर्शाते हैं। संस्थाओं के द्वारा संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। तो इस तरह से ये संस्थाएं क्या हैं, संस्कृति की वाहक हैं, अर्थात व्हीकल ऑफ कल्चर। ठीक है। तीसरा देखिए, कॉज ऑफ सोशल चेंज, ये सामाजिक परिवर्तन के कारण हैं। सामाजिक संस्था में रूढ़िवादिता होने के कारण परिवर्तित युग के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता और ना ही आवश्यकता ही पूरी हो पाती है। ऐसी दशा में क्या करना होता है, संस्थाओं को परिवर्तन करना पड़ता है। संस्थाओं में परिवर्तन के प्रयत्न सामाजिक परिवर्तन होते हैं। संस्था में परिवर्तन का मतलब है समाज में परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के विकास और प्रगति में बाधक, सामाजिक संस्थाएं कई बार व्यक्ति के विकास और प्रगति में बाधक होती हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति के लिए अपनी जाति या उपजाति के अंदर विवाह करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी दशा में रूढ़िवादिता के कारण विभिन्न जातियों में दूरी बनी रहती है। एक और देखिए, व्यक्ति को परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करना। प्रत्येक सामाजिक संस्था अपने सदस्यों को पद देती है और उस पद के अनुसार उस व्यक्ति को भूमिका निभानी होती है। उदाहरण के लिए, विवाह के बाद पुरुष और स्त्री को क्रमशः पति और पत्नी का पद प्राप्त हुआ, और जब पद प्राप्त हुआ है तो इसी से रिलेटेड उनको भूमिका भी निभानी पड़ेगी। नेक्स्ट में देखिए, सामाजिक अनुकूलन में सहायक। तो संस्था जो है हेल्पफुल इन सोशल एडजस्टमेंट। सामाजिक संस्थाएं अपने नियमों तथा उपनियमों के द्वारा व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना सिखाती हैं। एक और बात देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, मार्गदर्शन करना। मनुष्यों के व्यवहारों और आचरणों को निर्देशित करने के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाएं मार्गदर्शन का कार्य करती हैं, क्योंकि संस्थाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधियां हैं, प्रणाली हैं। इसलिए व्यक्ति इन विधियों के अनुसार क्या करता है, व्यवहार करता है। एक और बात देखिए, और उसी के साथ हम इस टॉपिक को समापन की ओर ले जाएंगे, और वो है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति। सामाजिक संस्था का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रथम कार्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। मानव सर्वप्रथम किसी आवश्यकता का अनुभव करता है तथा उसकी पूर्ति हेतु संस्था का जन्म होता है। जैसे विवाह एक संस्था है जिसका प्रमुख कार्य वंश को आगे बढ़ाना है, यौन संतुष्टि करना है। तो इस तरह से मैंने आज आपको बताया संस्था के बारे में, संस्था की अवधारणा बताई, संस्था के अर्थ बताए, संस्था की विशेषताएं बताई, संस्था की परिभाषाएं बताई और संस्था के सामाजिक कार्य एवं महत्व पर प्रकाश डाला। फिर भी यदि कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो आप क्या करेंगे, मुझसे व्हाट्सएप पे जाकर के अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।